Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in today's video lecture we are going to discuss about Swami Dayanand Saraswati. He was a very famous modern Indian political thinker as well as a socio-religious reformer. कौन सी फिलॉसफी से वो इंस्पायर्ड थे? तो उनका गहरा विश्वास था वेदास के अंदर। उनका मानना था कि अगर वेद जिस तरीके से लिखे गए हैं उन्हें एज इट इज फॉलो किया जाए विदाउट एनी डेविएशन तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उनकी सारी फिलॉसफी और सारे आइडियाज वेदास से ही इंस्पायर्ड थे। इसी आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की इन 1875। उन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम उन्होंने दिया सत्यार्थ प्रकाश। इसी बुक के अंदर से हमें उनके पॉलिटिकल आइडियाज की भनक मिलती है। अब आइए समझते हैं उनके कास्ट सिस्टम पे व्यूज। तो उन्होंने 4 वर्ण बताए। 4 वर्ण कौन से हुए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब ये 4 वर्ण जो बताए इनका क्या क्या काम होगा? तो ब्राह्मण रहेंगे प्रीस्ट, पूजा अर्चना करेंगे वो, और उसके अलावा वो क्षत्रिय को एडवाइस भी प्रोवाइड करेंगे, रूलर्स को एडवाइस भी प्रोवाइड करेंगे। क्षत्रिय वॉरियर क्लास, स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे और इसी क्लास के अंदर से रूलर आएंगे। वैश्य का काम होगा ट्रेड करना और स्टेट को प्रॉस्पेरस और काफी ज्यादा फ्लोरिश करना। शूद्र ऊपर वाले 3 वर्णों की सेवा करेंगे, उन्हें सर्व करेंगे। ये उन्होंने वर्ण सिस्टम बताया। इसके अलावा उन्होंने आश्रम्स की भी बात की। तो उन्होंने 4 आश्रम की बात करी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब ये 4 आश्रम क्या कहते हैं? तो 4 आश्रम में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य ये कहता है कि 25 साल तक आपको ज्ञान लेना है और किसी भी तरीके से परिवार के अंदर नहीं आना है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शादी विवाह नहीं करना है, ये उन्होंने बताया। 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में आना है। वहां पे आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, समाज के अंदर एक्टिव रहना है और जितनी भी तरीके की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे हैं उनको फुलफिल करना है, सामाजिक जीवन में रहना है। फिर आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में ये कहा गया है जैसे ही आप 50 साल के ऊपर हो जाए तो धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करने लगे। किस चीज से? वर्ल्डली मैटर से। धीरे धीरे अपने आप को डिटैच करने लगे सोसाइटी से और वन की तरफ चले जाए, जंगल की तरफ चले जाए, वहां अपनी एक कुटीर बनाए और वहां पे रहना चालू कर दें। और अगर आप 75 के ऊपर जी जाते हैं, या तो आप 75 तक परलोक सिधार जाएंगे। अगर आप 75 तक जी जाते हैं तो उसके बाद आप टोटल रिनंसिएशन में आ जाइए। पूरी तरीके से समाज को छोड़ दीजिए, पूरी तरीके से जो वर्ल्डली मैटर्स हैं उनसे दूर हो जाइए, किसी भी तरीके का अटैचमेंट मत रखिए इन सारी चीज़ों से। और ये उन्होंने 4 आश्रम की बात करी। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल है, हम ये चीज़ें पढ़ते आए हैं, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का क्या इन्वेस्टमेंट था या क्या इनोवेशन थी? ये तो सारी चीजें। और आप बोलेंगे वर्ण आश्रम तो हम आज तक देख पा रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, काफी इन डेप्थ है। तो उन्होंने इस चीज को क्या है, रिवाइव किया। वो इनका क्या है, एक इंपॉर्टेंट इनपुट था इसके अंदर। उन्होंने कहा कि वेदास के अंदर ये सारी चीजें बर्थ पे बेस्ड नहीं थी। अब तो सारी चीजें बर्थ पे हो गई। ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, शूद्र का लड़का शूद्र होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सारी चीजें किन चीजों पे बेस्ड थी? तो गुण, कर्म और स्वभाव। मतलब आप जिस तरीके का स्वभाव रखते हैं, जिस तरीके का काम करते हैं और जिस तरीके की आपके अंदर मेरिट है, उस चीज पे ये वर्ण आश्रम बेस्ड था, ना कि बर्थ के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये जो चीजें अभी हो गई हैं इसको बर्थ बेस्ड कर दिया गया है, तो ये काफी ज्यादा डीजनरेट हो गई है और उसके अलावा इसका काफी ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है। तो उन्होंने इस प्रॉब्लम से दूर आने के लिए कहा कि आप इंटरकास्ट मोबिलिटी बढ़ाइए। अब इंटरकास्ट मोबिलिटी किस तरीके से बढ़ेगी? इंटरकास्ट डाइनिंग से, इंटरकास्ट मैरिज से। तो उन्होंने जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वर्ण आश्रम की उसे रेक्टिफाई करने की बात करी, जैसे वेद में दिया गया है उस तरीके से फॉलो करने की बात करी। अब आइए समझते हैं उनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पे व्यू। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के व्यूज जो थे उनके वेदास से और मनुस्मृति से इंस्पायर्ड थे। अब मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि बहुत ज्यादा एनार्की थी पहले के समय में, अराजकतावाद था। अब उसके अंदर क्या था कि एक बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खा रही थी, जिसको उन्होंने नाम दिया मत्स्य न्याय। और मत्स्य न्याय क्या है? उसके अंदर बड़ी जितनी भी फिशेज हैं वो छोटी फिशेज को खा रही। अब हर एक के ऊपर एक स्ट्रॉन्गर वर्जन होगा तो कोई भी सिक्योर नहीं। उस समय पे भगवान सूर्य के पुत्र मनु को किंग की तरह नॉमिनेट किया गया और उन्होंने जो है ये सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी लाई और ऑर्डर लाया। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि उनका विश्वास था एनलाइटेंड मोनार्की में, राजशाही में विश्वास था। अब आइए समझते हैं कि उन्होंने रूल के क्या एलिमेंट्स बताए। तो उन्होंने कहा कि रूल 2 वजह से होता है और 2 एलिमेंट्स हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। पहला है दंड। दंड मतलब पॉलिटिकल पावर। किंग के पास पावर होगी पनिश करने की,
क्यों दी गई है ये पनिश करने की पावर, ये इंपॉर्टेंट है। तो किंग को दंड की पावर इसलिए दी गई है ताकि वो धर्म को मेंटेन कर सके। अब धर्म क्या है? सोसाइटी का ऑर्डर बनाए रखना और वर्ण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखना, तो ये उसका धर्म है। यहां पे स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि अगर किंग इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करता है विदाउट एनी थॉट, तो उसकी किंगशिप भी जा सकती। तो आप ये देख सकते हैं कि वो एक्सप्लॉइटेटिव किंग नहीं बनाना चाहते थे या अथॉरिटेरियन किंग नहीं बनाना चाहते थे, वो एक जस्टिशिएबल सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे। अब इसके बाद हम देखते हैं उन्होंने काउंसिल्स की भी स्थापना की। उन्होंने बताया कि काउंसिल्स भी होंगी, तो 3 तरीके की काउंसिल बताई उन्होंने, एजुकेशनल काउंसिल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल और रिलीजियस काउंसिल। अब तीनों अपने अपने एरिया के अंदर काम करेगी। एजुकेशनल काउंसिल एजुकेशन के अंदर काम करेगी, रिलीजियस काउंसिल रिलीजन के रिलेटेड काम करेगी और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देगी। अब ये काउंसिल क्या करती हैं? ये किंग की पावर को कम करने की कोशिश करती, उसको बैलेंस करने की कोशिश करती। तीनों काउंसिल को हेड करेंगे किंग ही, बट ये काउंसिल उनको बैलेंस करेगी, किंग की पावर को थोड़ा रिड्यूस करेगी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा कि अगर किंग को एक्सट्रीमली पावरफुल कर दिया जाता है तो वो लायन की तरह हो जाएंगे और जंगल में बाकी जितने भी जानवर हैं यानी सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें परेशान करने लगेंगे। बट किंग को एक्चुअली में एज अ फादर होना चाहिए और अपने सब्जेक्ट्स को अपने बच्चों की तरह देखना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने फ्रेमवर्क बताया। इसके बाद उन्होंने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी काफी ज्यादा डिटेल्स बताई अपनी बुक सत्यार्थ प्रकाश में। उन्होंने कहा कि हर एक विलेज का एक चीफ होगा और उस एक चीफ के ऊपर 10 विलेज का एक चीफ होगा, फिर 20 विलेज का एक चीफ होगा, फिर 100 विलेज का एक चीफ होगा और फिर 1000 विलेज का एक चीफ होगा। अब ये जो हायरार्की बनाई गई है ये किस लिए बनाई गई है कि हर एक नीचे वाला अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा और ये इसको रिपोर्ट करेगा। अब ये रिपोर्टिंग मेथड हर एक क्राइम जो है ऊपर वाले को रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये उन्होंने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रेमवर्क बताया। आज के समय में हम ये चीज देख सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के आइडियाज उतने ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट इनके थॉट काफी ज्यादा काम के हैं क्योंकि इन्होंने मॉरलिटी की बहुत ज्यादा बात करी, इन्होंने जस्टिस की बहुत ज्यादा बात करी। So this was all about Swami Dayanand Saraswati. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching.